हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। ये यूपी ट्रिपल एससी के जो आने वाले एग्जाम्स हैं, वीडियो का एग्जाम है, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, बाकी पेट 2023 भी आगे ही कुछ दिनों में संभावित है। तो उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से हमने क्या है 500 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की क्या है ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें 10 वीडियोस के माध्यम से हम लोग 500 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस सीरीज का ये थर्ड वीडियो हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने भाग 3 है, इसमें 101 से 150 तक 100 क्वेश्चंस 50-50 के 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। ये तीसरा है, तो इसमें प्रश्न संख्या 101 से 150 तक जो है वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, जो इन परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो स्टार्ट किए हैं। ठीक है, बाकी इनकी पीडीएफ्स के लिए आप जो है ये टेलीग्राम ग्रुप का हमारा यूजर नेम दिया है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का और फेसबुक ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, वहां से आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ये मटेरियल के लिए। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस भी क्या है जो है अवेलेबल हैं डेली के बेसिस पे, तो आप वो करंट अफेयर्स के वीडियोस भी यहाँ से देख सकते हैं। इनका फ्री पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही प्रोवाइड किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट की जो है पहले क्वेश्चन से। ये सीरीज का 101वां क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपका कोलडेवा, लोहरादेव, मेहरगढ़ और टोकवा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये लोहरादेव से जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। ये लोहरादेव जो है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है, और यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो चावल की खेती के साक्ष्य जो यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये लोहरादेव कहाँ हो गया, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में, और चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है आपके पास अंजीरा, दम्बसदात, किली गुल मोहम्मद और मेहरगढ़ से। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन मेहरगढ़ है। ठीक है, ये मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, और वहां पर ये कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। अब आप देखोगे दोनों क्वेश्चन जो है ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, बट यहाँ डिफरेंस क्या है कि सबसे पहले जो है वो मेहरगढ़ की हमें जानकारी थी, लेकिन उसके बाद आधुनिक समय में जो खुदाई हुई है उसमें पता चला हुआ है कि नहीं, मेहरगढ़ से पहले लोहरादेव में कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जहां लोहरादेव में चावल के मिले हैं, मेहरागढ़ में जो है वो गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो जहां आपको ऑप्शंस में मेहरागढ़ और लोहरादेव दोनों मिले, वहां पे आपको ऑप्शन लगा रहे हैं लोहरादेव प्राचीनतम कृषि साक्ष्यों के लिए, वहां ऑप्शन आपको लगाना है लोहरादेव का। और जहां लोहरादेव आपको नहीं मिलता है वहां पे आप ऑप्शन टिक करोगे मेहरगढ़ का। ठीक है, तो ये दोनों ही स्थल हैं जहां पे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, बट मेहरगढ़ से भी पुराने साक्ष्य जो हैं वो लोहरादेव में मिले हुए हैं। लोहरादेव जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में, और मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, जहां दोनों ऑप्शन हो वहां लोहरादेव, और जहां केवल मेहरगढ़ हो वहां पे मेहरगढ़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। ऑप्शन है केडी वाजपेयी, बीएस बांगकंकड़, एचडी संकालिया और मार्टिमर व्हीलर ने। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, एचडी सांकलिया ने जो है नवदा टोली का जो है ये खुदाई की है। ये नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये एमपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राख का टीला निम्न में किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित। ऑप्शन है बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डेवा, ब्रह्मगिरी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये संगन कल्लू जो है इसमें बहुत सारे आपको क्या है राख के टीले जो हैं मिले हुए हैं। ये संगन कल्लू कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है। ठीक है, मैसूर के पास बेल्लारी जिला है, वहां बेल्लारी जिले में ये मिले हुए हैं बहुत सारे राख के टीले। बाकी आप लोग याद रखें कि मृतों का टीला किसको बोलते हैं, मोहनजोदड़ो को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ह्यूमन के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन है आपके पास बुर्ज होम, कोलडेहवा, चौपानी मांडो और मांडो। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, बुर्ज होम में जो है वो मानव के साथ कुत्तों के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ये बुर्ज होम जो है वो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास क्या है स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। आपको ये काल दिए हुए हैं, बताना है किस काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, उत्तरी एवं पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, मध्य पाषाण काल में जो है
वो पशुपालन के प्रारंभ किए जाने के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ऑप्शन है अजंता, भीमबेटका, बाग और अमरावती। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। भीमबेटका जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ये भीमबेटका में बहुत सारी गुफाएं हैं, उन गुफाओं की भित्तियों पे क्या है, चित्र मिले हुए हैं। इसमें दो श्रृंखलाएं, एक भीमबेटका श्रृंखला है, एक लाखा जौहर श्रृंखला है। इन दोनों की भित्तियों पे ही प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्र जो है प्राप्त हुए हैं। ये भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, शाहबाजगढ़ी जो है यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर जो है अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के जो टोटल शिलालेख हैं वो 14 हैं, 14 शिलालेख हैं। इसमें से 2 शिलालेख ऐसे हैं जिनमें अरमाइक लिपि का क्या है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, जिसमें एक शाहबाजगढ़ी हो गया और दूसरा जो है मसेहरा जो है वहां का जो शिलालेख है उसमें ब्राह्मी लिपि के स्थान पर अरमाइक का किया हुआ है। बाकी अशोक के शिलालेख 3 लिपियों में है, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक 3 लिपियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। अशोक का 13वां शिलालेख जो है वो सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें अशोक की कलिंग पर विजय के बारे में वर्णन किया है। ये बाकी पहले भी क्वेश्चन हुआ है। कलिंग जो प्रदेश है इसकी राजधानी कहाँ है? तोशली है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय नाम किसको दिया गया था? किसका उपनाम जो है वो देवनाम प्रिय है? ऑप्शन हर्ष, अशोक, कनिष्क और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, अशोक को ही देवनाम प्रिय या प्रियदर्शनी नाम से पुकारा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ऑप्शन है आपके पास कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती और थानेश्वर। तो हर्षवर्धन जो है वो कन्नौज से पहले थानेश्वर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, कौटिल्य, हर्ष और बाण। ये बाण भट्ट हैं। ठीक है, तो कादम्बरी के लेखक जो हैं वो बाण भट्ट हैं। ठीक है, ये कनिष्क के जो हैं वो, सॉरी कनिष्क बोल रहा हूं मैं, हर्ष के जो हैं दरबारी कवि थे। ठीक है, जो राजा हर्ष थे उनके दरबारी कवि थे और इन्होंने उनके ही चरित्र पर आधारित हर्षचरित नामक एक ग्रंथ लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी ये कादम्बरी जो है वो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन जो है वो 5 इंडीज थे? ऑप्शन है आपके पास पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है ये 5 इंडीज हैं जिनको हर्षवर्धन ने अपने नियंत्रण में लिया हुआ था। ठीक है, ठीक, तो ये यहाँ पे हमारे जैसे हम लोगों ने सीक्वेंस बनाया था कि हम लोग 13 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, उसके बाद से 10 क्वेश्चन पॉलिटी के और 10 क्वेश्चन साइंस के दे रहे थे। तो यहाँ पे ये 13 क्वेश्चन जो हमारे हिस्ट्री के खत्म हो गए। अब आगे जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। बाकी स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो में जो भी कंटेंट है वो आपको कैसा लग रहा है वो आप हमें प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप हमें कमेंट के थ्रू या टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपको और भी वीडियोस के बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं अब ज्योग्राफी का। ठीक है, क्वेश्चन है, सूची 2 सूचियां दी हैं। ठीक है, इन सूचियों का आपस में मिलान करना है और कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ये 4 झीलें दी हुई हैं, बड़ी, छोटी या वैसे वाली, और किस स्थान पर ये स्थित है वो बताना है। ऑप्शन वो है आपके पास, सबसे बड़ी तटीय झील, सबसे अधिक खारे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और सबसे बड़ी कृत्रिम झील। यहाँ ऑप्शन है बुलर, चिल्का, गोविंद बल्लभ पंत और सांभर झील। तो सबसे बड़ी तटीय झील जो है वो चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है वो सांभर झील है राजस्थान में। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो वुलर झील है जम्मू कश्मीर में। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ये उत्तर प्रदेश में। तो अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए का क्या है, दूसरा है, बी का चौथा है
तो दूसरा और चौथा ये ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? ऑप्शन है करेवास, भागीरथी, काठमांडू और अराकू। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। ये अराकू घाटी जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं है, जबकि ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है। ठीक है, और इसी घाटी को क्या है, आंध्र प्रदेश का ऊटी बोला जाता है। ऊटी वैसे तमिलनाडु में है, लेकिन इस अराकू घाटी को क्या है, आंध्र प्रदेश का जो है ऊटी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास खासी जयंतिया पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, मिकिर पहाड़ियां और शिलांग चोटी। तो इसका जो सही जवाब है वो मेघालय पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो शिलांग चोटी है। ठीक है, इसके अलावा ये गारो खासी जयंतिया भी पूर्वोत्तर की क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये पहाड़ियां हैं, आप इनको देख लीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है नंदा देवी, केटू, नंगा पर्वत और माउंट एवरेस्ट। तो कराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो केटू है। इसी को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, पूरा नाम केटू गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, और यही भारत की भी जो है वो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि एवरेस्ट जो है वो नेपाल में पाया जाता है। ठीक है, तो भारत का केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 8200 मीटर, 8848 मीटर, 8500 मीटर और 9000 मीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? महान हिमालय, ग्रेट हिमालय में जो है पर्वत शिखर नहीं है, नाम बताना है आपके पास। माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागटिब्बा और माउंट नंदा देवी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। माउंट नागटिब्बा जो है वो महान हिमालय नहीं, जबकि ये लघु हिमालय की क्या है, चोटी है। ठीक है, माउंट नागटिब्बा जो है लघु हिमालय में है, बाकी कंचनजंगा, मकालू और नंदा देवी जो है वो ग्रेट हिमालय में या महान हिमालय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? जो लघु हिमालय है उसकी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन है धौलाधार पर्वतमाला, महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला और शिवालिक पर्वतमाला। तो इसका जो सही जवाब है ये पीर पंजाल पर्वतमाला जो है वो लघु हिमालय पर्वतमाला की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? जो वेस्टर्न घाट है उसका सर्वोच्च शिखर आपको बताना है। ऑप्शन है अन्नाईमुड़ी, मीस पुलीमाला, मसिनागुड़ी, बागमून। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। अन्नाईमुड़ी जो है वो पश्चिमी घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अन्नाईमुड़ी जो है ये प्रायद्वीप की भी जो दक्षिणी प्रायद्वीप है उसकी भी ये सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा ये अन्नाईमुड़ी जो है ये केरल में है, इस वजह से केरल का भी ये सर्वोच्च शिखर है। तो अन्नाईमुड़ी क्या होगी, पश्चिमी घाट की, प्रायद्वीपीय भारत की और इसके अलावा केरल की, ये तीनों जगहों की क्या है, ये सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मालदीव और दमन और दीप। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या है, एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको दो सूचियां दी हैं, सूचियों में आपको मिलाना है, इसमें हिमालय की चोटियां दी हैं और कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन है नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा और स्टेट है जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड। तो नंगा पर्वत जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य में ही स्थित है, नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है और कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसका आंसर क्या बन रहा है, 1 3 2 1 3 2 ऑप्शन बी में ऑप्शन है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको दो सूचियां दी हैं, हिमालय दिए हुए हैं। ठीक है, 4 पार्ट में हिमालय दिए हुए हैं और बताना है कौन सी नदियों के बीच के क्षेत्र को इस हिमालय के नाम से जाना जाता है। पहला है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। यहाँ पे सतलज और काली नदी, तीस्ता और दिहांग, सिंधु और सतलज और काली और तीस्ता। तो पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं पंजाब हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय जो है वो काली और तीस्ता के बीच में है और आसाम हिमालय जो है वो तीस्ता और दिहांग के बीच में। ये तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल में है, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में है। तो आसाम हिमालय आप वैसे भी मिला सकते हो। ठीक,
अब ऑप्शन देखते हैं इसमें, पंजाब पहले का तीसरा है, दूसरे का पहला है, तो 3-1-4-2, 3-1-4-2, ये ऑप्शन इसका डी सही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, और यूजुअली इसमें लोग गलती कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ठीक है, 4 दर्रे दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ऑप्शन है लिपुलेख, शिपकीला, नीति दर्रा और मुलिंगला। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये शिपकीला दर्रा जो है ये उत्तराखंड में स्थित ना होके ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ये हिमाचल प्रदेश को जो है वो तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है शिपकीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पे आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, अब इकोनॉमिक्स के आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन और इस श्रृंखला का 126वां क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023 में औसत जीएसटी संग्रह जो है, ठीक है, आपको औसत जीएसटी संग्रह बताना है कितना है। ठीक, ऑप्शन है आपके पास 2.5 लाख करोड़, 1,98,000 करोड़, उसके बाद से 1,49,000 करोड़ और 2,94,000 करोड़। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है, इसमें आपका सही जवाब जो है वो 1,49,000 करोड़ है। 2023 का औसत जीएसटी संग्रह जो है वो आपका 1,49,000 करोड़ या 1.4 लाख करोड़ जो है वो इसका वित्तीय संग्रह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। संस्थाओं के नाम दिए हैं, आपको बताना है कौन गरीबी का आकलन करता है। ऑप्शन है भारतीय मानक ब्यूरो या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, उसके बाद से केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और उसके अलावा नीति आयोग। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। भारत में जो गरीबी के आंकड़े हैं वो नीति आयोग द्वारा क्या है, आकलन किया जाता है, इनके द्वारा गरीबी के आंकड़े दिए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर है। आपको बताना है एनडीपी निम्न में किसके बराबर है। पहला है सकल घरेलू उत्पाद माइनस श्रिंकफ्लेशन, ठीक है, जीडीपी माइनस श्रिंकफ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन नहीं, श्रिंकफ्लेशन जो संकुचन होगा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद माइनस प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी माइनस पर कैपिटा इनकम, उसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, जीडीपी माइनस प्राइस डेप्रिसिएशन, या इसको खाली डेप्रिसिएशन भी आप पढ़ सकते हो, प्राइस डेप्रिसिएशन भी आप पढ़ सकते हो, इसको दोनों पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रीय आय माइनस सकल घरेलू उत्पाद, नेट इनकम माइनस जीडीपी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। जब सकल घरेलू उत्पाद में से आप जो है उत्पाद के बाद उत्पाद में जो उसका मूल्य ह्रास होता है, ठीक है, उसको आप घटा देते हैं तो शुद्ध घरेलू उत्पाद की मात्रा आपको मिल जाती है। ये आपके फॉर्मूले हैं, आपके 4 फॉर्मूले होते हैं, 4 चीजें होती हैं। एक होता है आपका जीडीपी, एक होता है एनडीपी, एक होता है जीएनपी और एक होता है एनएनपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये 4 होते हैं, चारों के फॉर्मूले हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ये इकोनॉमिक्स की दृष्टि से चारों जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा अप्रोच जो है वो जीडीपी है। ठीक, बाकी इसके अलावा कुछ कुछ इसमें संकुचन होता रहता है और ये और स्पेसिफिक होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए 2 वक्तव्य दिए हैं कथन और कारण के रूप में, आपको कूट देख के सही उत्तर बताना है। पहला आपका जो कथन है वो है, विश्व व्यापार संगठन के ग्रीन बॉक्स में कृषि सब्सिडी शामिल है जो व्यापार के लिए न्यूनतम या कोई विकृति नहीं करती है। और कारण दिया है, इस श्रेणी के तहत सब्सिडी बिना सीमा की अनुमति दी जाती है। तो जो विश्व व्यापार संगठन जो है, वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, उनमें क्या है, ग्रीन बॉक्स में जो है वो कृषि को सब्सिडी दी जाती है और कृषि सब्सिडी में किसी भी तरह का क्या है, लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, कोई भी सीमा इसमें नहीं लगाई जाती, मतलब वर्ल्ड बैंक जो है इसमें कोई भी सीमा जो है, न्यूनतम सीमा या कुछ सीमा इसमें नहीं लगाता है। ठीक है, तो इसका जो कथन है वो सही है। कारण जो है कथन की व्याख्या भी करता है, मतलब कथन कारण दोनों सही है और ये की व्याख्या करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें आपका ये फॉर्मूला दिया हुआ है। एक्चुअल में आपके पास जो है वो 5 टर्म होते हैं। एक होता है M0, फिर आता है M1, M2, M3
और M4 ये मुद्रा की उपस्थिति के मात्रा के रूप में जो है वो है, ठीक है, मुद्रा के मापक हैं। तो इसमें आपके दो कथन दिए हैं। इसमें आपको बताया M1 जो है वो है जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस RBI में अन्य जमा को इंगित करता है, और M4 जो है वो M3 प्लस डाकघर की जमा को इंगित करता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो आपका M0 होता है, M0 में आपका क्या है कि चलन में मुद्रा कितनी है वो, प्लस बैंकों का RBI के पास जमा, ठीक है, वो, और RBI के पास अन्य जमा, ठीक है। तो तीन चीजें आती हैं, ठीक है, चलन में मुद्रा, बैंकों का RBI में जमा, बैंकों का RBI के पास जमा और RBI के पास अन्य जमा, ये सब मिलके M0 बनाती हैं। फिर M1 जो आता है, M1 किसको बोलेंगे, जनता के पास उपलब्ध मुद्रा जो इसमें लिखा हुआ है, प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा, ठीक है, प्लस RBI के पास अन्य जमा। तो M1 जो है इसमें ये सही लिखा है। फिर उसके बाद M2 आता है आपका, ठीक। M2 में क्या होता है, M1 कर देते हैं प्लस पोस्ट ऑफिस में जमा, ठीक है। तो जो M2 है उसमें क्या करते हैं, M1 में जब पोस्ट ऑफिस के जमा को आप और जोड़ देते हैं तो वो M2 बन जाता है। फिर M3 क्या होता है, M3 जो है आपका वो M1 है, ठीक है, और M1 में जब आप क्या करते हैं, जनता की बैंकों के पास सावधिक जमाएं, ठीक है, उनको आप जोड़ देते हैं तो आपका M3 बन जाता है। और M4 जो है वो आपका होता है M3 प्लस डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमा, ठीक है। ठीक, इनमें आपको क्या है, कुल जमा, इसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर, ठीक है, आप उसके अलावा जो इसमें जमाएं हैं तो वो इसमें आपके इंक्लूड होती हैं। तो M1 तो आपका सही है। इसमें M3 M4 में जो है M3 भी ठीक है, डाकघर की जमा भी ठीक है, लेकिन इसमें क्या लिखना है, इसमें जो प्रमाण पत्र हैं, जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो हैं, जिसको NSC बोल देते हैं, अगर इसमें NSC को हटा देते तो ये भी सही हो जाता, लेकिन ये इसका गलत दिया है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। बाकी आप ये वीडियो को पॉज करके ये M0 M1 M2 M3 के बारे में आप लिख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आप नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा, बट ये आप पांचों के बारे में देख लीजिएगा कि ये किसमें क्या होता है, ठीक। तो ये आपके इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया था, उसके अध्यक्ष थे। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज लागू किया है, आपको उसके अध्यक्ष का नाम बताना है। ऑप्शन है अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, चिमन भाई मेहता और जीवराज मेहता। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुतियों में जो है वो देश में पंचायती राज को लागू किया था। इन्होंने पंचायती राज की जो है वो त्रिस्तरीय संरचना की बात की थी, ठीक है, 3 स्तरों पे, गांव में, नगरों में और शहरों में। गांव में, नगर पंचायतों में और उसके बाद से नगरों में, ठीक है। और अशोक मेहता जो है इन्होंने द्विस्तरीय बात की थी, ठीक। ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। बाकी जो पंचायती राज आया है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा आया हुआ है, ठीक। और ये पंचायती राज की बात जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में भी है, ठीक है। और महात्मा गांधी भी जो है वो ग्राम स्वराज की बात करते थे, ठीक है। तो पंचायती राज जो है उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में किसने प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन है संविधान का 52वां संशोधन कानून, जनता के जनप्रतिनिधित्व कानून, संविधान का 42वां संशोधन और संविधान का 44वां संशोधन। तो जो दल बदल पर प्रतिबंध लगाया है वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा लगाया है। ये संशोधन जो है वो वर्ष 1985 में आया था, और इस संशोधन के थ्रू ये किया गया कि अगर कोई व्यक्ति जो है जिस पार्टी के साथ किस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है, अगर चुनाव जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता क्या है, रद्द हो जाएगी, ठीक है। परंतु इसमें एक क्लॉज है कि अगर उस पार्टी के 1/3 व्यक्ति एक साथ जो हैं, जो निर्वाचित व्यक्ति हैं, वो 1/3 लोग जो हैं वो अलग पार्टी बना लेते हैं, तो उन पर दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होगा। बाकी ये दल बदल कानून जो है वो 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। जो 10वीं अनुसूची है उसमें ये बात कही गई है। 52वां संविधान संशोधन कानून 1985 में इसको लागू किया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक अधिकार है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो ऑप्शन आपका डी है। संपत्ति का अधिकार आपका एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। पहले ये आपका मौलिक अधिकारों में शामिल था, बाद में संविधान संशोधन करके इसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार क्या है, केवल एक कानूनी अधिकार है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन होता है। संपत्ति का अधिकार केवल आपका एक कानूनी अधिकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है आर्टिकल 25 में क्या है? समानता के अधिकार, संपत्ति के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। तो अनुच्छेद 25 में जो है वो धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। बाकी आप समानता, संपत्ति और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जो संबंधित अनुच्छेद हैं उनको आप स्वयं से देख लीजिएगा, ठीक है। उनके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि नागरिकों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा करनी चाहिए? सरकार का ये दायित्व, सरकार को इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन है आपके पास 48, 48A, 49 और 50। तो इसका जो सही जवाब है वो अनुच्छेद 49 है। 49 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जिनको डीपीएसपी भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। वो राज्य की ये जिम्मेदारी बनाता है कि राज्य क्या है, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान और वस्तुएं हैं जो है उनकी सुरक्षा और संरक्षा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 14, 13, 17 और 26। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन 14 है। ऑप्शन 14 जो बोलता है वो बोलता है विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष क्षमता जो है वो अनुच्छेद 14 जो है एंश्योर करता है कि सभी नागरिक जो है वो विधि के समक्ष जो है समानता रखते हैं, सभी के लिए एक कानून है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 46, 44, 40 और 38। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। ये भी क्या है, नीति निर्देशक तत्वों में, सिद्धांतों में शामिल है, डायरेक्टिव पॉलिसीज में, प्रिंसिपल्स में जो है वो शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय प्रदान करने की बात कहाँ की गई है? मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में और इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। आर्थिक न्याय की बात क्या है, भारतीय नागरिकों के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है 18। 18 के प्रावधानों के अधीन जो है वो भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है। ये भारत के जो है वो नागरिक पुरस्कार हैं, जिसमें भारत रत्न जो है भारत का शीर्ष नागरिक पुरस्कार जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? बलात् श्रम पर जो है वो क्या है, प्रतिबंध लगाता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 23, 26, 24 और 32। तो इसका जो सही जवाब है वो अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 23 जो है वो मानव क्रय विक्रय और बलात् श्रम पर क्या है, प्रतिबंध लगाने की बात करता है। तो ये आपका अनुच्छेद 23 हो गया, ठीक। इसके साथ ही आपके 10 क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो के कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट हो गए। अब 10 क्वेश्चन जो हैं आपके वो साइंस के हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मिक्स क्वेश्चन है। पहला है, रेडियो धर्मिता नापी जाती है, रेडियो एक्टिविटी जो है नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से, पोलरीमीटर से, कैलोरीमीटर से और बैरोमीटर से। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, गीगर मूलर काउंटर से रेडियो धर्मिता नापी जाती है। बाकी कैलोरीमीटर, बैरोमीटर आप लोग लगातार सुनते रहते हैं, पैलोरीमीटर भी आपने कभी सुना होगा। इनके आप लोग खुद देख लीजिएगा कि इनका मापन किससे होता है, ठीक है। अगर आप लोग नेट पे ये सब चीजें खुद से सर्च करेंगे तो ये याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन कभी भी भूलेगा नहीं। इस वजह से मैं आपको कुछ कुछ डिटेल जो है वो खुद से याद करने के लिए बोल देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे या किसी बुक में सर्च करेंगे तो एक स्टोरी का फॉर्म होता है जिसको फोटोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं, उसके थ्रू फिर आपको ये ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, भूलने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए इनको आप देखते जाया कीजिए साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम जो है ml/T2 है, ठीक है। ये ml/T2 जो है ये एक्चुअल में आपका विमा है, ठीक है। ये आप लोगों ने जब आप 11th 12th में रहे होंगे या 10th में रहे होंगे तो फिजिक्स में आपने पढ़ी होगी, जहां m जो है वो द्रव्यमान का है, मास का है, ठीक है। m जो है वो मास को इंडिकेट करता है, l जो है वो लेंथ को या डिस्टेंस को करता है, t जो है वो टाइम को करता है, ठीक है।
तो अब m देखोगे तो m जो है वो मास को है किलोग्राम में मापा जाएगा, l जो है वो डिस्टेंस है मीटर में मापा जाएगा, t जो है टाइम है वो सेकंड में मापा जाएगा जो आपकी SI प्रणाली में है। तो ये आपका जब आप इसको पढ़ोगे तो ये हो गया आपका किलोग्राम, क्योंकि m सिंगल है। उसके बाद से लंबाई है तो मीटर, और उसके बाद t है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, वो सॉरी सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, MLT2 का मतलब क्या हो गया, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। तो अब आपको बताना है किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर जो है वो किसका मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन है किया गया कार्य, संवेग, दबाव और बल। तो किए गए कार्य का जो है वो मात्रक जो है वो क्या है आपका, ये MLT2 है। कार्य जो है इसको न्यूटन में अभी क्या है मापते हैं। ठीक है, सॉरी न्यूटन में नहीं मापते हैं कार्य को जूल में मापते हैं। ठीक है, तो ये जूल को जो है किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, तो ये कार्य का आपका मात्रक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है। ऑप्शन है हवाई जहाज की गति को, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को, निर्वात में एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, और एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति। जो प्रकाश वर्ष है वो क्या है, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई जो दूरी होती है उसको एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। ये दूरी की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। समुद्र की गहराई किस उपकरण के माध्यम से मापी जाती है। ऑप्शन है फेदोमीटर, यूडियोमीटर, बैरोमीटर और पेरिस्कोप। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। ये फेदोमीटर के जरिए आप क्या है सागर की गहराई को मापते हैं। ठीक, नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत वाहक बल मापने के लिए कौन सा उपकरण है, पोलरोमीटर, पोटोमीटर, पोटेंशियोमीटर और प्लेटोमीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। पोटेंशियोमीटर द्वारा आप क्या है विद्युत वाहक बल को मापते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके प्रयोग द्वारा धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसमें धातु को शुद्ध किया जाता है। तो उच्च शुद्धता किसके द्वारा पी जा सकती है, थर्माइट प्रक्रिया, कार्बन न्यूनीकरण, हाइड्रोजन न्यूनीकरण और विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी धातु की उच्च शुद्धता को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। ऑप्शन है 100, 80, 75 और 100। तो जो आपका शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, 24 कैरेट का होता है। तो 24 को आप 6 के 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 6, 12, 18 और 24। तो 6 कितना हो गया, 3/4 हो गया ना, मतलब 75%। तो खरा सोने 18 कैरेट सोने में खरा सोना कितना होगा आपका 75% सोना होगा। 24 कैरेट में आपका 100% होगा। तो वैसे 12 कैरेट में कितना हो जाएगा 50% और 6 कैरेट में 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में किसका एक उत्पाद है। ठीक है, किसके द्वारा प्लास्टिक पेरिस जो है वो बनाया जाता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और सोडियम। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। कैल्शियम का उत्पाद जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होता है। ये कुछ चीजें दी हुई है प्लास्टिक्स, आपको बताना है इसमें कौन से में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। पॉलीथीन व मेलामाइन, पीवीसी एवं बेकेलाइट, पॉलीथीन एवं पीवीसी और बेकेलाइट एवं एपॉक्सी रेसिन। तो बेकेलाइट और एपॉक्सी रेसिन में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है आज का, 150वां क्वेश्चन इस श्रृंखला का, तीसरे वीडियो का। त्वरित चांदी निम्नलिखित में किस एक का उत्पाद है। इंस्टेंट सिल्वर जो है वो निम्न में किसका एक उत्पाद है। चांदी, लोहा, पारा और मैग्नीज। तो पारा का एक उत्पाद जो है वो त्वरित चांदी है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, आपके पूरे 50 क्वेश्चन इस वीडियो के हो गए और इस श्रृंखला के आपके टोटल 150 क्वेश्चन हो गए। 3 वीडियो आपके कंप्लीट हो गए, 7 वीडियो आपके और रह जाएंगे, वो भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और अगर टाइम बचेगा तो आपको और भी वीडियोस दे देंगे। बाकी इस के जो सारे क्वेश्चन है इसकी आंसर शीट लगी हुई है, आप लोग ये आंसर शीट मिला सकते हैं। ये पीडीएफ आपको बाद में टेलीग्राम के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, ये टेलीग्राम का हमारा यूजर नेम है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऑडियो वीडियो वाले वीडियोस का आपको तुरंत से अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।